ओके क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का लोकतांत्रिक राजनीति का सेकेंड चैप्टर। पहले चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब सत्ता की बंटवारा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे संघवाद। तो संघवाद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे वाले चैप्टर पे चलेंगे। श्रीलंका के बारे में पढ़ा आपने और बेल्जियम के बारे में पढ़ा आपने। तो श्रीलंका की क्या दुर्दशा हुआ, क्या गति हुआ, उसके बारे में भी आपने जाना। बेल्जियम की क्या अच्छाई किया इसने, क्या समझदारी किया, ये भी जाना आपने। तो आखिर में ये किस बेस पे किया इन्होंने, ये सारे के सारे आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका में जैसा कि आपको पता था, वहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली था। तो श्रीलंका में जिसमें क्या होता है, एकात्मक शासन प्रणाली में सारा का सारा जो पावर होता है, सारा का सारा जो अधिकार होता है, वो केंद्र सरकार का होता है। केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। और ऐसा ही श्रीलंका में देखने को मिला कि सारा का सारा अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद अब बात करते हैं संघीय शासन प्रणाली। चैप्टर का नाम भी संघवाद है। अब पढ़ेंगे संघीय शासन प्रणाली। दो तरीके की शासन प्रणाली होती है, एक एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरा संघीय शासन प्रणाली। तो एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया किसने, श्रीलंका ने। तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा उसको, नुकसान की भरपाई करना पड़ा उसको, आपसी गृह युद्ध भी हुआ वहाँ पे। लेकिन बेल्जियम ने क्या किया कि बेल्जियम ने क्या किया, संघीय शासन प्रणाली अपनाया, सबक लिया, उससे सीखा कुछ। तो आखिर में बेल्जियम ने अच्छा किया। लेकिन संघीय शासन प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो स्तर की सरकार होती है, इसमें दो स्तर की सरकार होती है। एक तो केंद्र सरकार होता है, जो कि पूरा का पूरा छूटा हुआ होता है राज्य सरकार। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो तरीके की सरकार होती है। जो केंद्र सरकार होता है वो राष्ट्र के मुद्दे को सॉल्व करता है, विदेश नीति को अपनाता है, विदेश मुद्दे को सॉल्व करता है, पूरा निर्णय राष्ट्र के लिए ले सकता है, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है वो उस मुद्दे को उठा सकता है वो। उसके बाद में राज्य सरकार होता है, ये अपने राज्य के बारे में, इसको प्रांतीय सरकार भी, प्रांत की सरकार भी बोलते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है इसको। तो दोनों क्या है, दोनों अपने स्तर पर स्वतंत्र काम करती है। यानी दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर के, बगैर किसी के दबाव में होकर के काम करता है। लेकिन ध्यान रखें, दोनों स्वतंत्र होकर काम करता है, एक दूसरे से लेना देना नहीं है। लेकिन आगे पढ़ेंगे बहुत डीपली। अभी बता दूं मैं कि राज्य सरकार जो होता है वो थोड़ा वित्तीय, मतलब थोड़ा फाइनेंस के लिए, पैसों वगैरह के लिए, वित्तीय के लिए उस पर निर्भर, केंद्र सरकार पर निर्भर रहता है। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग प्रकार का होता है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ सत्ता का बंटवारा होता है कि आप केंद्र सरकार की अधिकार ये है, राज्य सरकार की अधिकार ये है, और दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है, जिसके वजह से संघ, जिस देश में संघीय व्यवस्था लागू है वहाँ पे सरकार या वो देश विकसित हुआ है और आगे बढ़ने में कामयाब हुआ है। तो अब हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक पे। ये शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से गठित होता है। जो संघीय शासन व्यवस्था होता है वो आमतौर पर दो तरीके से गठित होता है। पहला तरीका क्या है उसको देखते हैं पहले। तो पहला तरीका में दो या दो से अधिक स्वतंत्र देशों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई बनाना। जैसे कि क्या होता है कि छोटे छोटे अगर देश हैं तो दो या दो से अधिक देश एक साथ मिल जाएंगे और एक इकाई को तैयार करेंगे। दो या दो से अधिक देश मिल करके एक बड़े इकाई को तैयार करेंगे। वो हमारा पहला तरीका होता है संघीय शासन का। जैसे कि अभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जाम्पल है। दो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या होता है, राज्य ज्यादा ताकतवर होता है, केंद्र ताकतवर नहीं होता, राज्य ज्यादा ताकतवर होता है। और छोटे छोटे देशों को मिलाकर, यानी कि दो या दो से अधिक देशों को मिलाकर के ये एक देश बनता है, यानी एक राष्ट्र बनता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करते हैं, वैसे ही अगर दूसरी तरफ बात करें कि दूसरा तरीका क्या है संघीय शासन व्यवस्था का, तो दूसरा तरीका जो है, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। अब देखो, बड़े देश, जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा देश था, तो
बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधताएं क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो विविधताएं मतलब जैसे भारत ही ले लो, तो भारत में अलग अलग समाज के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग उनके धर्म है, तो अलग अलग वेरिएशन है। तो हमारे विविधताएं को ध्यान में रखते हुए जो देश है, बहुत बड़ा देश है, तो उन सबकी ध्यान में रखते हुए, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन करना, यानी छोटे छोटे प्रांतों में बांट देना। ये हमारा क्या होता है, दूसरा तरीका होता है संघीय व्यवस्था का, जिसका एग्जाम्पल भारत भी है, बेल्जियम भी पढ़ा था हमने पहले वाले चैप्टर में, सत्ता के साझेदारी वाले में। उसके बाद स्पेन है। इसमें क्या होता है कि केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है, इसमें केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है, जबकि इसमें राज्य ज्यादा ताकतवर होता है। दोनों में डिफरेंट है। इसमें छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर के एक अलग न्यू राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जबकि इसमें बड़े बड़े देश के आंतरिक विविधताओं को देखते हुए और एक राज्य का निर्माण करते हैं। इसमें ये पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था का, कि भारत में किस तरीके से संघीय व्यवस्था है। तो भारत में संघीय व्यवस्था की बात करें तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास कि भारत एक विविधता से परिपूर्ण देश है। भारत एक क्या विविधता, पहले ही बताया था, भारत एक देश ऐसा है कि पहले भी, आजादी के समय भी और आज के टाइम पे भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जिनका धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, भूगोल दृष्टि से अलग है, सोचने की दृष्टि अलग है, काम करने की जरिया अलग है, अलग अलग त्योहार है उनका। तो परिपूर्ण यानी विविधता से परिपूर्ण है। इंडिया एक क्या है, विविधता से परिपूर्ण देश है। इसमें अलग अलग लोग अलग अलग भाषा के अलग अलग भाषा ही बोलते हैं। यहाँ पे परिपूर्ण देश है, यानी कि यहाँ से पूरा इसी से मिला हुआ है। भारत एक हिंसा वाली स्थिति में आजाद हुआ था, यानी कि हिंसा वाली स्थिति की बात करें तो हमारा देश जो हुआ था आपको 1947 में जब आजाद हुआ था तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए हम कहते हैं इसको हिंसा वाली स्थिति में हमारा देश आजाद हुआ था। अब दूसरा बात आता है कि भारतीय संविधान के अनुसार 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान रखा था, यानी कि भारतीय जो शासन व्यवस्था था यानी संविधान था वो क्या था, हमारा 2 स्तरीय शासन व्यवस्था था। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था क्या था उसको देखते हैं। तो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था जो है हमारे पास, संघ सरकार एक था और दूसरा राज्य सरकार था। संघ सरकार को केंद्र सरकार ही बोलते हैं, संघ सरकार को केंद्र सरकार ही बोलते हैं और राज्य सरकार होते हैं, तो दोनों की अलग अलग शक्तियां होती है। तो अब बात करें संघ सरकार ये क्या थे, तो पूरे देश के नेतृत्व होता था यहाँ पे, यानी कि पूरे देश की प्रतिनिधित्व करता था, पूरे देश की नेतृत्व करता था। पूरी एक इनके पास ऐसी व्यवस्था थी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी राज्य के बारे में नहीं सोचना तो पूरे देश के बारे में सोचना। अगर कोई निर्णय लेते थे तो पूरे देश के लिए लेते थे। अभी भी अगर कोई निर्णय लेगा संघ सरकार, केंद्र सरकार, तो किसके लिए लेगा, पूरे देश के लिए लेगा। वही बात आती है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार का सिर्फ से सिर्फ प्रतिनिधित्व जो होता है, जो वो सिर्फ सुनते हैं, जो काम करते हैं वो सिर्फ अपने राज्य को विकसित करने के लिए करते हैं। वो देश को विकसित करने के लिए करते ही करते, साथ में मतलब राज्य विकसित होगा तो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का ही हिस्सा है। लेकिन देश के बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले अपनी राज्य के बारे में सोचेंगे, राज्य की शिक्षा के बारे में सोचेंगे, राज्य के पुलिस के बारे में सोचेंगे। अभी हम बात करेंगे आगे टॉपिक में कि कौन सी व्यवस्था में कि किसको, राज्य सरकार के हाथ में कौन कौन सी समस्याएं होती है, केंद्र सरकार के हाथ में कौन कौन समस्या होते हैं, किसके बारे में ये डिसीजन लेगा, किसके बारे में ये डिसीजन लेगा। जैसे पुलिस हो गया, शिक्षा हो गया, इनके हाथ में होता है, राज्य सरकार के हाथ में होता है। तो अब ये हमारा टॉपिक था। अब हम बात पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है उसकी बात करेंगे हम इसमें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। देखो, देश में नागरिक एक ही होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग कानून लगा करके, अलग अलग टैक्स लगा करके उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। राज्य सरकार का अलग होता है, केंद्र सरकार का अलग होता है, और अलग अलग सरकार क्या करते हैं, और
कर मतलब टैक्स वसूलते हैं जिनका क्षेत्र वसूलने का क्षेत्र जो होता है अलग अलग होता है। एक ही व्यक्ति से राज्य सरकार भी वसूलते हैं, केंद्र सरकार भी वसूलते हैं, लेकिन उनका क्या होता है क्षेत्र अलग अलग होता है। उसके बाद क्या है, सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों जो सरकार है, राज्य सरकार को प्रांतीय सरकार ही बोलते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो उनका पावर है, जो उनको काम करना है, जो अधिकार है उनका, वो सारा का सारा संविधान में जो है वह लिखा हुआ है, वर्णित है, संविधान में लिखा हुआ है। उसके अनुसार क्या करते हैं, वो काम करते हैं। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकारें अकेले बदल नहीं सकती है, दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति होनी चाहिए। यानी कि कोई भी संविधान के अंदर कोई भी मौलिक प्रावधान को अगर चेंज करना है, यानी कि उस परिवर्तन करना है, तो किसी भी एक स्तर की सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो चेंज नहीं कर सकता तब तक दोनों स्तर की सरकारों की उस पर सहमति ना हो। जब दोनों सरकारों के स्तर की सहमति हो जाएगी तब वह चेंज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दोनों स्तरों की सरकारें के बीच अधिकारों का विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि दोनों को अधिकार होता है, कुछ चीजें होती है जो कि दोनों मिलकर के फैसला लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि केंद्र सरकार में किसी और की सरकार है और राज्य में किसी और की सरकार है, तो क्या होगा, केंद्र सरकार उससे वित्तीय यानी कि कुछ सुविधा देने से मना कर देगा या जानबूझ करके नहीं देगा। उस कंडीशन में राज्य सरकार क्या कर सकता है, दोनों राज्य सरकार मांगेगा और केंद्र सरकार देगा नहीं, तो दोनों में क्या होगा, विवाद होगा, लड़ाई उत्पन्न होगा। तो लड़ाई वो मारकाट वाली लड़ाई नहीं होती है, थोड़ी सी विवाद होगा, तो विवाद जो सुलझाएगा वो सर्वोच्च न्यायालय, वो केस चला जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय जिसका जो अधिकार होगा वह अधिकार अपना दिलाएगा। वो सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है अधिकार को दिलवाना। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए सरकार के राजस्व के अलग अलग स्रोत निश्चित है। अब सपोज करो कि अब हमारे जैसे राज्य में है वित्तीय, जैसे कि अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, इस पे कुछ टैक्स लगाते हैं। अभी टैक्स लगा है, जैसे कोरोना बीमारी चला था तो 70% टैक्स लग गया था अल्कोहल के ऊपर। बहुत सारे ऐसे हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन में टैक्स लगाते हैं, यानी अपनी राजस्व को इकट्ठा करते हैं। तो उनका क्षेत्र अलग अलग है, कुछ केंद्र का भी है, कुछ राज्य का भी है। तो कुछ जो शक्तियां हैं वो राज्य हैं तो उनका अपनी जगह पे टैक्स लगाते हैं, वो जो केंद्र सरकार है वो अपनी जगह टैक्स लगाता है। यानी कि यानी कि जो अपनी वित्तीय स्वायत्तता को निश्चित करने के लिए सरकार के राजस्व के अलग अलग स्रोत निश्चित होते हैं। यानी कि उनका जो स्रोत होता है, उनका जो सोर्स होता है वो अलग अलग होता है। कोई एक ही पे डिपेंड नहीं करता है कि हाँ ठीक है अल्कोहल के बाद राज्य सरकार भी ले लिया और केंद्र सरकार भी ले लिया उसी टैक्स को, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अभी हमने पढ़ा संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। ये संघीय सरकार होगी तो इस तरीके की महत्वपूर्ण विशेषताएं होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने पढ़ा पीछे जो टॉपिक लिए गए थे, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। आखिर में भारत सरकार को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था क्यों लाना पड़ा? अभी मैंने बताया था कि विविधता वाले देश है, यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग अलग लोग रहते हैं यहाँ पे। तो सरकार को कहीं ना कहीं लगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति का बंटवारा कर दिया जाएगा तो जो जमीनी स्तर के लोग हैं, जो गांव के हैं या फिर छोटे लोग हैं, जो नीचे लोग हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने संशोधन किया और केंद्र सरकार तो पहले ही था त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में, राज्य सरकार था, साथ में उन्होंने स्थानीय शासन व्यवस्था ऐड कर दिया, जिसके अंतर्गत पंचायत, नगर पालिका, ये एक टॉपिक है, आपको लास्ट में बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लंबा है ये टॉपिक। तो स्थानीय शासन को उन्होंने ऐड कर दिया। जो स्थानीय शासन ने पंचायत बनाया, कई सारे गांव को मिलकर एक पंचायत बनता है। उसके बाद में कई वार्ड बनाया उन्होंने, कई सारे वार्ड मिलकर के एक पंचायत गांव बनता है। तो इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था किया जो कि सत्ता को बांटा उन्होंने, और उस तरीके से नीचे के स्तर के लोगों को भी सुविधा मिल पाए। अब बात करते हैं कि प्रमुख 3 सूचियाँ बनाया गया हो, सरकार द्वारा 3 सूची बनाया गया, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूची के अंदर में जैसे ही 3 सूची बनाया गया, तीनों सूची में
संघ सरकार, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जितने भी अधिकार थे उस समय, जितने भी काम वगैरह थे, सबको तीनों सूची में, 3 सूची में बांट दिया गया। अब बात आती है कौन कहाँ किसको क्या मिला। तो केंद्र सरकार यानी कि संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है। जो संघ सूची होगा उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगा, जिसमें किसके किसके कौन कौन से टॉपिक पे वो कानून बनाएगा। तो आएगा बैंकिंग आएगा, संचार, मुद्रा, सेना, प्रतिरक्षा, विदेशी मामला। सेना का भी आपने सुना है कि हाँ दिल्ली आर्मी, बिहार आर्मी, यूपी आर्मी, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, इंडियन आर्मी होता है, यानी इंडिया के लिए काम करता है वो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई भी हो, कि कहीं भी जरूरत हो आज आ जाएगा, क्योंकि इंडिया के लिए काम करता है, इंडियन आर्मी है वो। अब आता है संचार, मुद्रा, जैसे पैसा है, सपोज करो दिल्ली में अगर रुपए चल रहा था, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे बिहार में कुछ और चल रहा होगा, बिहार में भी रुपए ही चलेगा। तो मुद्रा एक बहुत बड़ा मुद्रा का जो है बहुत बड़ी एक व्यवस्था है जो कि पूरे देश में एक ही है। उसके बाद आपके पास आता है सेना, संचार, बैंकिंग की सुविधा, यानी कि नेशनल लेवल पे होता है, तो वह नेशनल लेवल पे भी एक ही कानून बनता है। उसके बाद राज्य सूची आती है। राज्य सूची के अंदर क्या क्या आएगा, तो राज्य सूची के अंदर में राज्य जो है कानून बनाता है, जो कि उसके हाथ में क्या होता है, पुलिस होता है, व्यापार होता है, कृषि, सिंचाई होता है। पुलिस जैसे आपने सुना होगा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बहुत सारे पुलिस होते हैं। तो राज्य सरकार के हाथ में होता है पुलिस का गठन करना, उसके लिए कानून बनाना, क्या करना है, व्यापार के लिए कानून बनाना राज्य सरकार के हाथ में होता है, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, इन सब के लिए व्यवस्था करना राज्य सरकार के हाथ में होता है। अब इन संघ सूची, राज्य सूची के अलावा भी कुछ सूची है, एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में क्या होता है, दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इसमें क्या होगा कि समवर्ती सूची में दोनों सरकार का कानून बनाएगा, राज्य सरकार ही बना सकता है और केंद्र सरकार ही बना सकता है। लेकिन कौन कौन से मुद्दे के ऊपर, शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेना, इन सब मैटर पे बना सकता है। अब दोनों बनाएगा तो मान्य किसका होगा, सपोज करो कि लड़ाई हो जाएगा, दोनों बनाए कि ये राज्य सरकार बोलेगा कि ये गलत है, केंद्र सरकार बोलेगा ये गलत है। तो दोनों जब कानून बनाएगा तो जिसका कानून केंद्र सरकार का जो है मान्य होगा, राज्य सरकार के उस समय मान्य नहीं होगा, केंद्र सरकार के मान्य होगा। अगर ज़्यादा कुछ होता है तो ये केस चला जाता है आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे जो फैसला होता है, जो जिसके हित में फैसला होगा, जिसके लिए सही फैसला हो, वो फैसला होता है। तो ये हमने पढ़ा अभी त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, उसका प्रमुख 3 सूचियाँ पढ़ा। तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आप बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जो किसी क्षेत्रफल की दृष्टि में छोटा होता है, हम उसे किसी राज्य के साथ जोड़ नहीं सकते, या ये तो बहुत बड़ा होगा या तो बहुत छोटा होगा, किसी राज्य के साथ, किसी प्रांत के साथ उसको ऐड नहीं कर सकते। वह हमारा केंद्र शासित राज्य होता है। जैसे कि दिल्ली हमारा केंद्र शासित राज्य है। तो बात करें कि दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित राज्य है, तो अभी हमारे पास 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है 28 है, ये हमारे पास 29 थे राज्य, और उस समय में 7 हमारे पास क्या था, केंद्र शासित राज्य थे। लेकिन क्या हुआ, अभी उसमें जम्मू कश्मीर राज्य में से खत्म हो गया और वो 2 भागों में बट गया। किसमें, जम्मू कश्मीर खत्म होने के बाद हमारे पास वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो गया, यानी 2 ये केंद्र शासित बन गए। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं। तो 9 है हमारे पास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। आपको बताऊं 29 से राज्य हमारे पास 28 हो गए, क्योंकि एक जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर थे उसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अभी हम बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा उसे क्यों दिया गया था। उसके बाद में उस राज्य का विशेष राज्य, उसे राज्य
से हटा करके उसको क्या कर दिया गया, एक आपको दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों को केंद्र शासित राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया। इसलिए हमारे पास 7 से 9 हो गए और ये 29 से 28 हो गए। अब हम बात करेंगे